गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एल्कीन के 10th वीडियो लेक्चर में हम पॉलीमराइजेशन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। कल आपको बहुलीकरण के बारे में बताया गया था, जिसमें दो तरह के बहुलकों के बारे में बताया गया था, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स। और इसके अलावा जो इनकी अभिक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर इनको योगात्मक और संघनन बहुलीकरण में विभाजित किया जाता है। तो इसके बारे में आपको कल पढ़ाया जा चुका है और आज हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि। तो जो बहुलीकरण की अभिक्रियाएं हैं वो मुक्त मूलक या आयनिक क्रियाविधि से संपन्न होती हैं। तो इन्हें हम तीन तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक बहुलीकरण। Ethene can be polymerized with peroxide catalyst under high pressure and temperatures. The initiation step involves formation of radical and chain propagation entails stepwise addition of radical to ethene molecules. यानी कि जो मुक्त मूलक बहुलीकरण है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? श्रृंखला प्रारंभ। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ इनिशिएशन और आपको इक्वेशन लिखी हुई है ब्लू कलर में ROR, यानी कि ये क्या है? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड जो है लाइट की उपस्थिति में बहुत कम ऊर्जा इनको चाहिए होती है और ऑक्सीजन के मध्य का बॉन्ड क्लीव हो जाता है और इस प्रकार से RO मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब ये RO जो मुक्त मूलक है ये चेन संचलन अर्थात चेन प्रोपोगेशन में भाग लेता है। RO मुक्त मूलक बन गया। अब ये एल्कीन पर अटैक करेगा और मुक्त मूलक में आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मुक्त मूलक क्या होता है। और मुक्त मूलक जो भी मुक्त मूलक से क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इसलिए जो पाई बंध का इलेक्ट्रॉन है, जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन पर आएगा, दूसरा दूसरे कार्बन पर। तो दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन पाई बंध का आ जाएगा और एक कार्बन पर RO जुड़ गया, क्योंकि RO के पास क्या है? मुक्त मूलक। मुक्त मूलक बहुत अस्थायी होते हैं और बहुत क्रियाशील होते हैं। तो RO मुक्त मूलक CH2 पर जुड़ जाएगा और एक नया कार्बन पर मुक्त मूलक बन जाएगा। आप डॉट देख रहे हैं CH2 पर। तो इस प्रकार से नए मुक्त मूलक का निर्माण हो गया। मुक्त मूलक की ये क्रियाविधि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो जनरल क्रियाविधि होती है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने उसको मिस किया है तो उस वीडियो लेक्चर को आप दोबारा देख लीजिए। और अब जो ये मुक्त मूलक बना है, अब इस पर फिर दूसरा मॉलिक्यूल एल्कीन का अभिक्रिया करेगा और फिर वो जुड़ जाएगा और फिर नया मुक्त मूलक बनेगा। तो इस प्रकार एल्कीन की n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे और इस प्रकार से एक लॉन्ग चेन का निर्माण हो जाएगा। तो इसे हम जब अभिक्रिया इस प्रकार मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है तो इसे हम कहते हैं मुक्त मूलक बहुलीकरण। अब आता है चेन टर्मिनेशन। अब मुक्त मूलक तो बन गया, पॉलीमर बन गया, अब होएगा चेन का समापन। Chain termination can occur by reaction resulting in combination or disproportionation of free radical। या तो द्वितीयकरण हो जाता है। फर्स्ट इक्वेशन आप देखिए कि दो जो मुक्त मूलक वाली बहुलक चेन्स हैं वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो देखिए प्रोडक्ट के अंदर बड़ा कोष्टक लगकर 2 किया हुआ है, यानी कि दो बड़ी चेनें जुड़ गई। तो ये तो हो गया संयोग, द्वितीयकरण। अब अभिक्रिया में मुक्त मूलक समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार से पॉलीमर प्राप्त हो गया। दूसरी अभिक्रिया हो सकती है कि हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाए, जिसे हम असमानुपातिक अभिक्रिया कहते हैं।
तो इसके अंदर क्या होगा कि जो CH2 है वहाँ से जो H है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो एक CH2 जो आपका मुक्त मूलक है, 2 मॉलिक्यूल है, बहुलक के 2 बड़े मॉलिक्यूल है जिस पर मुक्त मूलक है। आप देख रहे हैं 2RO CH2 CH2 ब्रैकेट क्लोज एंड CH2 फ्री रेडिकल। तो एक जो H है वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर, दूसरे वाले मुक्त मूलक पॉलीमर पर, और उस पर तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एक हो जाएगी एल्कीन और एक हो जाएगा एल्केन एंड के अंदर। एंड जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है तो उसमें CH2 आ गया, आप देख रहे हैं एक में, और एक में आ गया CH2 CH3। तो इसे हम कहते हैं असमानुपातिक अभिक्रिया। इस प्रकार से मुक्त मूलक द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। और भी उदाहरण है बहुलीकरण के, जैसे कि वाइनल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका बहुलीकरण होकर पॉली वाइनल क्लोराइड बन जाता है जिसे हम PVC कहते हैं। और इसके अलावा एक्रिलोनाइट्रिल है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसका बहुलीकरण होकर पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। या टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसके भी N मॉलिक्यूल जो है बहुलीकृत होकर CF2 होल ब्रैकेट N यानी कि टेफ्लॉन बना देते हैं। तो ये सभी जो पॉलीमर अभिक्रियाएं हैं ये मुक्त मूलक के द्वारा होती हैं। चाहे PVC बने, आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि PVC के अंदर बेसिक एल्कीन की क्या यूनिट होती है CH2 डबल बॉन्ड CHCl यानी कि वाइनल क्लोराइड, और टेफ्लॉन में होता है CF2। तो इस प्रकार से मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। दूसरा पॉलीमराइजेशन है एनायनिक पॉलीमराइजेशन, ऋणायनिक बहुलीकरण। अगर एल्कीन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले समूह लगे हों, जैसे प्रबल क्षार जैसे सोडामाइड एंड लिथियम उपस्थित, इनकी उपस्थिति में, तो एल्कीन का बहुलीकरण हो जाता है। Initiation of alkene polymerization by anion chain mechanism may be formulated as involving an attack by nucleophilic reagent Y on one end of the double bond and the formation of carbon ion। तो अगर एल्कीन से कोई ऐसा समूह लगा हो जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता हो, तब उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और प्रबल क्षार जैसे कि आप देख रहे हैं Y नेगेटिव या कोई न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर रहा है, आप एरो से देख रहे हैं ये कार्बन पर अटैक कर रहा है, और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए कार्बन पर, जिससे कि कार्बन पर क्या आ जाएगा ऋण आवेश। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में क्या बन जाएगा कार्बन आयन। न्यूक्लियोफाइल या बेस एक कार्बन पर आक्रमण करेगा और उससे पाई बंध के इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर विस्थापित हो जाएंगे और कार्बन आयन का निर्माण होगा। अब इस अटैक बाय द कार्बन आयन ऑन अनदर एल्कीन मॉलिक्यूल वुड गिव यू 4 कार्बन आयन and subsequent addition of further alkene molecule would lead to high molecular weight anion। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, अब ये जो कार्बन आयन बना है ये फिर दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पर इसका अटैक होगा, ये अब कार्बन आयन बन गया यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब फिर ये न्यूक्लियोफाइल YCH CH2 जो कार्बन आयन है जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, फिर दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है। आप इक्वेशन में देखिए नीचे एरो से CH2 पर अटैक कर रहा है, और फिर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन अगले कार्बन पर हो जाएगा जिससे उस कार्बन पर ऋण आवेश आ जाएगा, और इस प्रकार से फिर फर्दर एल्कीन का एडिशन होगा, फिर एक इस तरह से हाई मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा और एंड में हाई मॉलिक्यूलर वेट एनायन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो n नंबर ऑफ एल्कीन जुड़ती जाएंगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता जाएगा, पुनरावृत्ति होगी बार बार, और इस प्रकार से आपको पॉलीमर प्राप्त होगा। क्योंकि इस क्रियाविधि के अंदर क्या बन रहा है ऋणायनिक यानी कि कार्बन आयन स्पीसीज बन रही है, इसलिए इसको एनायनिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं।
A growing chain can be terminated by any reaction that would destroy the carbon ion on the end of chain. अब फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है? जो कार्बन आयन है उससे प्रोटॉन निकल जाए। जब उससे प्रोटॉन निकल जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, या सॉरी एडिशन हो जाएगा प्रोटॉन का। प्रोटॉन निकलेगा नहीं, प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है, H पॉजिटिव। तो CH2 क्या है? न्यूक्लियोफिलोफाइल, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन वहां जुड़ जाएगा और हो जाएगा CH2CH2H। इस प्रकार से एंड हो जाएगी अभिक्रिया और फाइनल पॉलीमर आपको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है धनायनिक बहुलीकरण यानी कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। Polymerization of an alkene by acidic reagent can be formulated by mechanism similar to addition of hydrogen halide to alkene linkage. क्या कह रहे हैं कि जो एल्कीन इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले प्रतिस्थापित समूह से जुड़ी होती हैं उनका बहुलीकरण प्रबल अम्ल जैसे कि H2SO4, HF या लुईस अम्ल आदि के साथ करवाने पर क्रियाविधि धनायनिक विधि से होती है। सबसे पहले क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है, जो भी हमें एसिड से मिलता है वो ऐड होता है एल्कीन के ऊपर। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा? जहां पर जिस कार्बन पर ऋण आवेश होगा, जिस कार्बन पर उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां प्रोटॉन जुड़ेगा। आप नीचे इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, प्रोटॉन है जो कहाँ से मिलता है आपको? अम्ल से। अब ये उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। पाई बंध के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर विस्थापित हो गए। जिस कार्बन पर विस्थापित हुए वहां ऋण आवेश आ गया और वहां पर प्रोटॉन जुड़ गया और ये क्या हो गया? CH3CH2। और जिस कार्बन से विस्थापित हुए हैं वहां पर आ गया धन आवेश और इस प्रकार से कार्बोनियम आयन यानी कि कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाता है अभिक्रिया में। और अब दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होता है इस अब ये क्या बन गया? CH3CH2 पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिर दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, फिर पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। जिस कार्बन पर विस्थापन होगा पाई इलेक्ट्रॉनों का वहां ऋण आवेश और जिस पर कमी हो जाएगी वहां धन आवेश। इस प्रकार से एल्कीन मॉलिक्यूल जुड़ती जाएगी और एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला कार्बोनियम आयन या धनायन प्राप्त हो जाएगा। और अब क्या होगा? टर्मिनेशन यानी कि अभिक्रिया समाप्ति कैसे होगी? अब क्योंकि कार्बन पर धनावेश है तो अभी ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, कार्बन आयन क्या बन गया? इंटरमीडिएट। अब जब आपने कार्बोनियम आयन की अभिक्रिया में पढ़ा है कि दो प्रकार से अभिक्रिया होती है, या तो उसमें से प्रोटॉन निकलकर पाई बंध बने या उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं होगा, यहाँ पर प्रोटॉन निकल जाएगा और क्या बन जाएगी? CH2 पॉजिटिव से क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। यानी कि एंड पर जो हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला पॉलीमर है उसके एंड पर क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन। तो इस प्रकार से कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से बहुलीकरण संपन्न होगा। इसके अलावा लुईस एसिड जैसे कि मैंने आपको बताया BF3, AlCl3, इनकी उपस्थिति में भी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है। जैसे कि आप नीचे इक्वेशन में देख रहे हैं, आइसोब्यूटाइलिन है एंड मॉलिक्यूल है उसके, और इस प्रकार से जैसे अभी आपने पढ़ा पॉलीमराइजेशन वैसे ही यहाँ पॉलीमराइजेशन होगा। इससे H आएगा, BF3 H2O की अभिक्रिया से प्रोटॉन आएगा और वो प्रोटॉन आइसोब्यूटाइलिन पे अटैक करके टर्शरी कार्बोनियम आयन बनाएगा और ये टर्शरी कार्बोनियम आयन फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटाइलिन पर अटैक करेगा और इस प्रकार से N मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे और एंड में जो कार्बोनियम आयन हमें टर्शरी कार्बोनियम आयन प्राप्त होगा उसमें से प्रोटॉन निकलकर फाइनली प्रोडक्ट पॉली 2 मैथिल प्रोपीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से लुईस एसिड या एसिड की उपस्थिति में अभिक्रिया धनायन के कार्बोकैटायन के मध्यवर्ती के माध्यम से संपन्न होती है और इसे हम कहते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन।
तो ये तीनों ही क्रियाविधि इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है और इसकी मुक्त मूलक या कैटायनिक बहुलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो बहुत सिंपल है, आपने अभी देखा, इसको रिवाइज कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम साइक्लोएल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।